हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राज एजुकेटर में। आर्यवचस बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 के लिए आज की इस बेहतरीन ऑनलाइन क्लास में बायोलॉजी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण डाटा जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत अधिक महत्वपूर्ण है दोस्तों, जो आपके सामने आज की इस क्लास में रखे जाएंगे। बिल्कुल आपको क्लास में फर्स्ट क्वेश्चन के साथ में जुड़ना है और प्रत्येक क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देने का यथासंभव प्रयास करना है। जो क्वेश्चन आपके सामने नया है उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर अपने नोट्स में अच्छी तरीके से उसके नोट्स बना सकते हैं। एग्ज़ाम से पहले एक बार ज़रूर पढ़ के जाना। बहुत शानदार कंटेंट के साथ में एक बार फिर से मैं आपके साथ में जुड़ा हूं राज एजुकेटर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से। बच्चों, बहुत शानदार क्वेश्चन देके जाऊंगा बायोलॉजी के यहाँ से, जो एग्जाम में हो बहुत छपने वाले हैं। बिल्कुल पेपर इन्हीं क्वेश्चनों से बनने वाला है। आपको विश्वास दिलाता हूँ, ये जो क्वेश्चन देखोगे उन क्वेश्चन का स्तर आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। तो सेशन को लाइक कर दीजिएगा और सेशन को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। और जुड़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ में। और पहला क्वेश्चन आपके सामने रखा गया है, एबीओ रक्त समूह का प्रतिपादक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहला। एबीओ रक्त समूह जो होता है उसका प्रतिपादक कौन था? विनर था, लेविन था, फिशर था, या फिर इसके बाद में लैंडस्टीन नामक वैज्ञानिक था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहला है, ब्लड ग्रुप से रिलेटेड क्वेश्चन है। बहुत शानदार क्वेश्चन है बच्चों। यदि ये क्वेश्चन आ जाए तो आपको जाना होगा द नंबर ऑप्शन के पास में। बिल्कुल, क्यों कौन होगा? कार्ल लैंडस्टीन नामक वैज्ञानिक ने सन 1900 में एबीओ रक्त समूह का प्रतिपादन किया था। बिल्कुल, अब इसी कड़ी में देखो सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से रामबाण साबित होने वाला क्वेश्चन है मेरे बच्चे। बहुत अच्छा क्वेश्चन देकर जा रहा हूँ। क्वेश्चन को रीड आउट करना है, चारों ऑप्शन आपको पढ़ना है, उसके बाद में आपको करेक्ट ऑप्शन के पास में जाने का प्रयास करना है। गुणसूत्र की 2n-1 अवस्था होती है। वेरी इंपॉर्टेंट है, 2n-1 अवस्था होती है। मोनोसोमी होती है, नलीसोमी होती है, ट्राइसोमी होती है, टेट्रासोमी होती है। स्टार लगा लीजिए, 5 स्टार वाला क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा। पहले इसका करेक्ट आंसर देने का प्रयास करना है, उसके बाद में आपको इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देके जा रहा हूं बच्चा, बहुत शानदार क्वेश्चन है। मैं कहता हूं कि इसका अच्छी तरीके से रट्टा मार के जाना, एग्जाम में आएगा ये क्वेश्चन। गुणसूत्र की 2n-1 अवस्था किससे रिप्रेजेंट करती है? किसको रिप्रेजेंट करती है? मोनोसोमी को रिप्रेजेंट करती है। बिल्कुल, किसको रिप्रेजेंट कर रही है? मोनोसोमी को। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का अपने पास में जो करेक्ट आंसर निकल के आया वो मेरे लाडले क्या हो गया? ए ऑप्शन हो गया। उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों को अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो याद हो गया होगा। यदि याद नहीं तो एक बार पुनः बच्चा इसका रट्टा मार लो। गुणसूत्र की 2n-1 अवस्था किसको रिप्रेजेंट करती है? तो मोनोसोमी को रिप्रेजेंट करेगी। बिल्कुल, अब इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं बच्चा 3 नंबर क्वेश्चन का। मैं कहता हूं एक और धमाका आपके सामने लगा लीजिएगा, 5 स्टार। एक से बढ़कर के एक क्वेश्चन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई देने वाले हैं। बिल्कुल किसी भी क्वेश्चन की रेटिंग गिरती हुई आपको नजर नहीं आएगी। सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से रामबाण साबित होने वाले हैं। तो लाडले देर किस बात की, प्रत्येक क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देने का प्रयास करना है और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यदि आपका लिखने में समय व्यतीत हो रहा, सारे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेकर के आप डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। और एग्जाम से पहले मेरी आपसे प्रार्थना मान लो, विनती मान लो, मैं आपको एक तरीके से अच्छी तरीके से संकेत कर रहा हूं कि एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो एक बार जरूर पढ़ के जाना। वह एमिनो अम्ल जो सिकिल सेल एनीमिया में प्रतिस्थापित हो जाता है। वेलिन के लिए ग्लूटामिक एसिड अल्फा श्रृंखला में बदल जाएगा। वेलिन के लिए ग्लूटामिक एसिड जो है वो बीटा श्रृंखला में जाएगा। ग्लूटामिक अम्ल के लिए वेनिल अल्फा श्रृंखला में बदल जाएगा, या फिर ग्लूटामिक अम्ल के लिए वेलिन बीटा श्रृंखला में बदल जाएगा। बहुत शानदार क्वेश्चन देख पा रहे हैं आप। यानी वह एमिनो एसिड जो सिकिल सेल एनीमिया में प्रतिस्थापित हो जाता है। अच्छी तरीके से इस क्वेश्चन को देख लेना और लगा लेना 5 स्टार। और यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले लेना और जब एग्जाम से वापस रिटर्न आओ तो अपने स्क्रीनशॉट को मिला लेना। क्वेश्चन देखना किस प्रकार का है, ध्यान देना बच्चा। जब कोई व्यक्ति सिकिल सेल एनीमिया रोग से ग्रसित होता है तो उसमें इन 4 में से कौन सी कंडीशन जो होती है वो अप्लाई होती है? तो देखो आपको याद करना है, यहाँ पर रट्टा मारना है। ग्लूटामिक अम्ल के लिए वेलिन बीटा श्रृंखला में बदल जाता है, या सीधा लिखा आ सकता है कि ग्लूटामिक के स्थान पर किसके आने से? वेलिन के आने से जो आरबीसी होती है उसका आकार हंसियाकार हो जाता है। बच्चा ध्यान से सुनना, आरबीसी का आकार क्या हो जाता है? हंसियाकार। और इस प्रकार की जो विकृति होती है उसको कहते हैं सिकिल सेल एनीमिया। तो बिल्कुल डेफिनेटली मैं उम्मीद करता हूँ सारे विद्यार्थियों को समझ में आया होगा कि सिकिल सेल एनीमिया में क्या होता है। ग्लूटामिक के स्थान पर वेलिन आ जाता है। और किस प्रकार से?
कौन सी श्रृंखला में बदल जाएगा? ये बीटा श्रृंखला में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? बीटा श्रृंखला में बदल जाएगा। तो यहाँ पर अपने पास में 3 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आया वो अपने पास में हो गया द ऑप्शन। बिल्कुल कौन सा ऑप्शन हो गया? द ऑप्शन। तो स्क्रीनशॉट लेते हुए आगे बढ़ना। बहुत अच्छी क्लास देके जाऊंगा, याद रखोगे। एग्जाम के बाद में बिल्कुल अपने स्क्रीनशॉट से मिलाना। क्वेश्चन हूबहू छपने वाले मेरे लाडले, क्योंकि ये क्वेश्चन कहीं से कॉपी नहीं किए हुए, एनसीईआरटी की लाइनों को खंगाल करके और आपके सामने रखे गए हैं। पिछली बार का जो पेपर था उस पेपर को ध्यान में रखते हुए आपके सामने रखे गए हैं। हाँ, दूसरी बात, डरना किसी बात का है नहीं, पेपर का लेवल एकदम मीडियम आएगा। आप बायोलॉजी से संबंधित सारे क्वेश्चन आराम से पुट कर पाएंगे, ये मेरा आपके साथ में वादा रहेगा, यदि आप पूरे क्वेश्चन से निकल गए तो। अब बच्चों बात करेंगे 4 नंबर क्वेश्चन की। टर्नर सिंड्रोम किसका उदाहरण है? वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो, टर्नर सिंड्रोम किसका उदाहरण है? मोनोसोमी का, बाइसोमी का, ट्राइसोमी का और पॉलीप्लोइडी का। 4 एग्जाम्पल आपके सामने रखे गए हैं। मोनोसोमी जो होता है वो, सॉरी, टर्नर सिंड्रोम जो होता है वो किसका एग्जाम्पल है? मोनोसोमी का होगा, बाई का, ट्राई का या पॉलीप्लोइडी का। देखो बच्चों, पहली बात तो आपको ये याद रखना है कि जो टर्नर सिंड्रोम जो होता है ये महिलाओं की डिजीज होती है। ये रोग किस में देखने को मिलता है? महिलाओं में। और जब इसके गुणसूत्र का स्वरूप देखा जाए तो आपके सामने बन जाएगा 44 प्लस का अक्स 0। देखो बच्चा, यह तो ये पूछा जा सकता है कि निम्न में से टर्नर सिंड्रोम का स्वरूप है, तो आपको यहाँ पर ये जो मैं ऑप्शन लिख रहा हूँ वो आपको ऑप्शन में मिल जाएगा, 44 प्लस का अक्स 0। ठीक है ना? तो देखो, अपने पास में हम जानते हैं कि मनुष्य के अंदर 46 गुणसूत्र होते हैं, जिसके अंदर से 22 जोड़े गुणसूत्र या 44 गुणसूत्र ऑटोसोम्स होते हैं और 2 क्रोमोजोम होते हैं। वो कैसे होते हैं? सेक्स क्रोमोजोम होते हैं, यानी लिंग गुणसूत्र होते हैं। तो इसमें क्या होता है, एक लिंग गुणसूत्र की कमी हो जाती है, लिंग गुणसूत्र की कमी हो जाती है और महिलाओं में एक डिजीज हो जाती है जिसके कारण से टर्नर सिंड्रोम रोग हो जाता है। इस प्रकार की महिलाओं का शारीरिक, मानसिक और जनिक विकास जो है वो अवरुद्ध हो जाता है, कमजोर पड़ जाता है। देखो, तो यहाँ पर आपके सामने रखा जाएगा 2n-1। क्या रखा जाएगा? 2n-1 रखा जाएगा। अब आपके तुरंत दिमाग में आया होगा, हमने 2 नंबर क्वेश्चन में जाना था 2n-1 किसको निरूपित करता है। तो बच्चा डेफिनेटली यहाँ पर किसको निरूपित करेगा? मोनोसोमी को रिप्रेजेंट करेगा। और यहाँ पर अपने पास में जो करेक्ट ऑप्शन होगा मेरे लाडले वो हो जाएगा ए ऑप्शन। तो देखो, टर्नर सिंड्रोम महिलाओं की डिजीज है, इसके गुणसूत्र का स्वरूप 44 प्लस का अक्स 0 हो जाएगा। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? मोनोसोमी का। और मोनोसोमी को किस प्रकार से लिखा जाता है? 2n-1 के रूप में लिखा जाता है। तो डेफिनेटली आपको समझ में आया होगा। ले लीजिएगा इसका स्क्रीनशॉट। एक और एक्सप्लेनेशन के साथ में रामबाण क्वेश्चन आपको देके जा रहा हूँ मेरे लाडले, बहुत शानदार क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ते हैं और 5 नंबर क्वेश्चन का दर्शन करते हैं। ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर में लिंग निर्धारण आधारित होता है। वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर में लिंग निर्धारण आधारित होता है अक्सवाई गुणसूत्र की क्रियाविधि के द्वारा, ब में कह रहा है ऑटोसोम्स और अक्ष गुणसूत्र के बीच आनुवंशिक संतुलन के द्वारा, फिर स में कह रहा है गुणसूत्र वातावरण की पारस्परिक क्रिया के द्वारा, या फिर द में कह रहा है कि स्यूडो एलील्स के द्वारा। करेक्ट आंसर देने का पूरा प्रयास करना है, अच्छी तरीके से स्क्रीनशॉट लेना है, अच्छी तरीके से रट्टा मारना है मेरे लाडले। एक और धमाका आपके सामने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है। ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर में लिंग निर्धारण आधारित होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देके जा रहा हूं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा अपने पास में ब ऑप्शन, यानी ऑटोसोम्स और अक्ष क्रोमोसोम के बीच आनुवंशिक संतुलन पाया जाता है। बिल्कुल जो लिंग निर्धारण को प्रदर्शित करता है। यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन का अपना ब ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बच्चों, सेशन को लाइक कर दो, अधिक से अधिक शेयर करो। जिन विद्यार्थियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि आगे आने वाली क्लास जो होता है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आपको उतना लाभ मिले जो एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए बहुत अधिक फायदेमंद हो जाए। बिल्कुल से तो देर किस बात की है, सेशन को लाइक करो और अधिक से अधिक शेयर करो ताकि हर विद्यार्थी को इसका लाभ मिल सके। चलो देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन जो आप देख पा रहे हैं मोबाइल स्क्रीन पर। अच्छा जी, रिपीट हो गया 6 नंबर क्वेश्चन। टर्नर सिंड्रोम किसका एग्जाम्पल है? तो बिल्कुल हमें पता है टर्नर सिंड्रोम किसका है, मोनोसोमी का। कर दोगे आराम से, मोनोसोमी का। और इसकी गुणिता किस प्रकार से आएगी अपने पास में 2n-1। और टर्नर सिंड्रोम किसका रोग है? महिलाओं का। बिल्कुल। अब देखो बच्चे, बात करते हैं हम 7 नंबर क्वेश्चन की। सहलगनता का सर्वप्रथम अवलोकन किस पौधे में किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट है। लिंकेज की बात कर रहा है अगला। किसकी बात कर रहा है? लिंकेज की बात कर रहा है, सहलगनता की बात कर रहा है। सहलगनता का सर्वप्रथम अवलोकन किस पौधे में किया गया था? देखिए बच्चा, ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है फील्ड मटर, यानी मैदान का मटर, खेत का मटर है। ब में कह रहा है घास मटर,
स में कह रहा है कि मिट्टी मटर और द में कह रहा है मटर। दीजिए करेक्ट आंसर। जिन विद्यार्थियों ने थ्योरी क्लास अच्छे से पढ़ा, संलग्नता के बारे में आप जानते हैं, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर देने का पूरा पूरा प्रयास आपको करना है बच्चा। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके सामने रखा गया है। संलग्नता का सर्वप्रथम अवलोकन किस पौधे में किया गया था? रामबाण साबित होने वाला बच्चा। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके सामने रख करके जा रहा हूँ। करेक्ट आंसर देना है और इसको अच्छी तरीके से खोपड़ी में फिट करना। रट्टा मार लो मेरे लाडले। तो देखो बच्चों, अच्छी तरीके से आपको समझना है। इसका करेक्ट आंसर अपने पास में क्या आ जाएगा? अपने पास में इसका करेक्ट आंसर हम कर देंगे स नंबर ऑप्शन, यानी मिट्टी मटर। देखो मिट्टी मटर का वैज्ञानिक नाम भी आपको याद रखना है, लेथाइरस ओडोरेटस होता है। क्या होता है? लेथाइरस ओडोरेटस होता है मिट्टी मटर का वैज्ञानिक नाम। बिल्कुल, ओडोरेटस नाम होता है, जिसके अंदर सबसे पहले संलग्नता का अध्ययन किया गया था। अब 8 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। डीएनए के क्षारक युग्मकों की परस्पर दूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट है। डीएनए के क्षारक युग्मकों की परस्पर दूरी है। देखो डीएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए की बात करते हैं, वॉटसन और क्रिक का जो मॉडल आया था वो इस प्रकार का मॉडल था। बिल्कुल है। अब देखो बच्चा, यहाँ पर जो जगह कम है, मैं यहाँ पर बना रहा हूँ। जैसे देखो इस वाले छोर की बात करें, यहाँ पर कोई नाइट्रोजनी क्षारक है, जैसे मैंने यहाँ बनाया, या जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया आपके पास में एडिनिन, और यहाँ पर जैसे अब एडिनिन है तो एडिनिन के साथ में कौन जुड़ेगा? थाइमिन। बिल्कुल जुड़ेगा। और इसके बाद में जैसे मैंने आपको कह दिया साइटोसिन, और यहाँ पर अपने पास में क्या हो जाएगा? ग्वानिन। बिल्कुल है। अब आपको पता है कि इन दोनों के बीच में डबल हाइड्रोजन बंध पाया जाएगा और इनके बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बंध पाया जाएगा। इस प्रकार से अब देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो एक कुंडलन है, एक जो पिच होती है, उसके अंदर मेरे लाडले 10 नाइट्रोजनी क्षारक आते हैं। उन नाइट्रोजनी क्षारकों के बीच की दूरी की बात कर रही है। 20 एंगस्ट्रम है, 34 एंगस्ट्रम है, 3.4 एंगस्ट्रम है, या फिर 10 एंगस्ट्रम है। अच्छी तरीके से इस चित्र को आप देख लेना, डायग्राम को देख लेना। यहाँ आपको मैं समझाने का पूरा पूरा प्रयास करूंगा। देखो यहाँ पर अपने पास में 1 2 3, ये 3 अंक मैंने दर्शाए, यानी इसके अंदर 1 नंबर और एक अपने पास में 2। अब देखो ये दो नाइट्रोजनी क्षारकों का जोड़ा है, ये नाइट्रोजनी क्षारक है। इनके बीच की दूरी की यदि बात करें तो यहाँ पर अपने पास में करेक्ट आंसर निकल के आएगा 3.4 एंगस्ट्रॉम। बिल्कुल कर लोगे। क्षारक युग्मों के बीच की दूरी की बात करें तो 3.4 एंगस्ट्रॉम। एनसीईआरटी के अनुसार यहाँ पर यह लिखा हुआ भी आ सकता है, भूल मत जाना, 0.34 नैनोमीटर। तो एक देखो क्या करें, क्षार युग्मकों के बीच की दूरी अपने पास में 0.34 नैनोमीटर होगी, या फिर 3.4 एंगस्ट्रम होगी। और बच्चा ध्यान से सुनना मेरी बात को। मैं एक पिच की बात करूं, एक कुंडलन की बात करूं, तो उसमें मैंने क्या बताया आपको कि 10 नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं। तो 10 नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं। पूरा का पूरा डायग्राम गायब हो गया। एक बार मैं फिर से बनाने का प्रयास करता हूँ। इस प्रकार से देखो, ध्यान देना। ये अपने पास में डबल हेलिक्स मॉडल था, और डबल हेलिक्स मॉडल में जैसे मैंने कहा एडिनिन, तो उसके साथ में जुड़ेगा थाइमिन, और साइटोसिन के साथ में जुड़ जाएगा ग्वानिन। इन दोनों के बीच की दूरी की बात कर रहा है, तो बच्चा यहाँ पर 3.4 एंगस्ट्रम होगा। 3.4 एंगस्ट्रम की जगह आपको 0.34 नैनोमीटर लिखा हुआ भी मिल सकता है। तो आपको कहीं कंफ्यूज नहीं होना है। बिल्कुल है। इस प्रकार से अब देखो एक पिच ये है, एक पिच की बात करें तो उसके अंदर आते हैं 10 नाइट्रोजनी क्षारक। तो पिच की बात करेगा तो उसकी दूरी हो जाएगी 34 एंगस्ट्रम। और बच्चा व्यास की बात करें तो होगी 20 एंगस्ट्रम। तीन चीजें मैंने आपको यहाँ बता दी हैं। क्षार युग्मों के बीच की दूरी की बात करें तो अपने पास में क्या लिखेंगे हम? 3.4 एंगस्ट्रम, जिसको क्या लिखा आ सकता है? 0.34 नैनोमीटर लिखा आ सकता है। और एक कुंडलन की एक पिच की बात करें तो उसकी दूरी कितनी होती है? 34 एंगस्ट्रम। और व्यास की बात करें तो व्यास इसका कितना होता है? 20 एंगस्ट्रम। बिल्कुल। वॉटसन एवं क्रिक ने 1953 में इस मॉडल का प्रतिपादन किया था। चलो बात करते हैं 9 नंबर की। लेक ओपेरोन परिकल्पना में संरचनात्मक जीन का अनुक्रम होता है। इसका करेक्ट आंसर मैं देखता हूं कौन कौन विद्यार्थी करेक्ट आंसर इसका दे देगा। जो इसका करेक्ट आंसर देगा, बिल्कुल उसकी तैयारी लगभग 90% के करीब पहुंच गई है। वो आराम से पेपर को क्लियर कर लेगा। और अब आपके पास में बच्चा वैसे भी टाइम बहुत कम है, बहुत कम है। अच्छी तरीके से देखो, आप यहाँ पर मेहनत करके आगे बढ़ सकते हैं। कम है तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको ऑनलाइन क्लासों के साथ में जुड़ना है, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हल करने हैं। वो आप बुक से भी कर सकते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ कि मेरे साथ में जुड़े, किसी भी ऑनलाइन क्लास के साथ में यदि जुड़ते हैं, यदि आप क्वेश्चन सोल्व आउट जितना करेंगे इन 3 4 5 दिनों में, तो वो आपको उतना ही ज़्यादा लाभ मिलेगा। देखो क्या कह रहा है, लेक ए, लेक जेड, लेक वाई, लेक जेड, लेक वाई जेड ए वाई जेड, या फिर जेड वाई ए। दीजिए करेक्ट आंसर। 9 नंबर क्वेश्चन का कौन विद्यार्थी करेक्ट आंसर देने वाला है? लेक ओपेरोन मॉडल के अंदर इनका क्रम क्या होगा?
बहुत अच्छा क्वेश्चन देके जा रहा हूँ। देखो बच्चों, यदि किसी विद्यार्थी को ये क्वेश्चन पहली बार मिला है तो अच्छी तरीके से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और इसका रट्टा मार लेंगे। आपको जाना होगा मेरे लाडले कौन से ऑप्शन के पास में जाना होगा, द ऑप्शन के पास में जाना होगा। लेक जेड वाई ए, लेक जेड वाई ए अंग्रेजी वर्णमाला के अंतिम अक्षर से शुरू करेंगे। जेड होगा, उसके बाद में वाई होगा, फिर पहला अक्षर ले लेंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो बिल्कुल 9 नंबर क्वेश्चन का अपने पास में द ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अब इसी कड़ी को आगे बढ़ाता हूं और 10 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लेक ओपेरॉन मॉडल में रिफ्रेशर प्रोटीन किस स्थान से जुड़ता है, इसका दो आप करेक्ट आंसर। लेक ओपेरॉन मॉडल को यदि आपने पढ़ा है तो इसका करेक्ट आंसर पक्का आएगा। मैं रिफ्रेशर प्रोटीन किस स्थान से जुड़ता है, ऑपरेटर से जुड़ेगा, प्रमोटर से, रेगुलेटर से, या फिर संरचनात्मक जीन से। देखता हूं कितने विद्यार्थी हैं जो 10 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर निकाल पाएंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल बिल्कुल क्वेश्चन की खोपड़ी फोड़ दीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। देखो ऐसा क्वेश्चन आ जाए, लेक ओपेरॉन मॉडल में रिफ्रेशर प्रोटीन की बात करें तो बच्चा आपको ध्यान देना है कि वो किसके साथ में जुड़ेगी, वो ऑपरेटर के साथ में जुड़ेगी। तो डेफिनेटली अपना यहाँ पर ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। इस क्वेश्चन को पढ़ के जाना है। लेक ओपेरॉन मॉडल हर प्रकार के कंपिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अच्छा क्वेश्चन आपके सामने रखा गया। एक तो पीछे वाला क्वेश्चन जिसमें क्रम से याद करेंगे, लेग जेड, लेग वाई, लेग ए। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। किस आरएनए का क्लोवर लीफ मॉडल पाया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका करेक्ट आंसर देने का पूरा पूरा प्रयास आपको करना है। यानी ऐसा कौन सा आरएनए है जिसका क्लोवर लीफ मॉडल पाया जाता है। यदि आपने क्लोवर लीफ मॉडल के बारे में पढ़ा है तो मैं विश्वास करता हूं कि सारे विद्यार्थी इसका करेक्ट आंसर देंगे और पूरा पूरा करेक्ट आंसर देने का प्रयास करेंगे। अच्छा क्वेश्चन आपके सामने रखा गया है, बिल्कुल 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 सबका आंसर आना चाहिए। देखो बच्चों, इसमें क्या कहता है, टी आरएनए का, आर आरएनए का, एच एन आरएनए का, एम आरएनए का। टी आरएनए का मतलब है स्थानांतरण ट्रांसफर आरएनए, आर का मतलब राइबोसोमल आरएनए, एच एन का मतलब हेटेरोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए, जिसको फिर अपने पास में क्या है, एम आरएनए, जिसको मैसेंजर या स्थानांतरण आरएनए कहते हैं। इसमें से किसका क्लोवर लीफ मॉडल पाया जाता है। अब देखो बच्चों, ये आपके सामने एक छोटा सा डायग्राम जिसके माध्यम से आप पूरा पूरा इसको सीख सकते हैं। इस प्रकार से आपके सामने क्लोवर लीफ मॉडल होता है। बिल्कुल यहाँ पर एक छोटी सी भुजा पाई जाती है, इस प्रकार से यहाँ पर क्लोवर लीफ मॉडल, ये आपके सामने क्लोवर लीफ मॉडल रखा गया है, ठीक है ना। और ये किसका पाया जाता है, टी आर एन ए का पाया जाता है। पहली बात तो आपको ये रट्टा मारना है यहाँ पर, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, आ सकता है। किस आरएनए का क्लोवर लीफ मॉडल लगता है, तो आपको करेक्ट आंसर देना टी आरएनए का, स्थानांतरण आरएनए का। ये जो डायग्राम देख पा रहे हैं आप, ये आपके सामने रखी गई है टी आरएनए की क्लोवर लीफ संरचना, ठीक है। इस भुजा को DHU भुजा के नाम से जानते हैं, आराम से याद कर लोगे। ये एंटीकोडोन भुजा है। इसके बाद में ये जो भुजा है इसको टीसाइसी भुजा के नाम से जानते हैं। और ये जो आपके सामने छोटा सा अंगुलीनुमा भाग बना है इसको अतिरिक्त भुजा के नाम से जानते हैं। बच्चा यहाँ पर इसका एंटी पाया जाता है ACC, एंटीकोडोन का विपरीत, जहां पर आकर के एमिनो एसिड का जुड़ाव स्थल होता है, इसको एमिनो एसिड जुड़ाव स्थल के नाम से जानते हैं। इतनी सारी चीजें मैंने आपको बता दी कि क्लोवर लीफ मॉडल में क्या क्या होता है। 3 भुजाएं मोस्टली हैं, DHU भुजा, और अपने पास में एंटीकोडोन भुजा, टीसाइसी भुजा, इसको अतिरिक्त भुजा कहते हैं। एंटीकोडोन के सामने की जो भुजा है वो उसको कहा जाता है एमिनो एसिड जुड़ाव स्थल कहा जाता है। बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो किस आरएनए का क्लोरलीफ मॉडल पाया जाता है, तो टी आरएनए का क्लोरलीफ मॉडल पाया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे जो आप मोबाइल स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। अनुलेखन के दौरान यदि डीएनए में न्यूक्लियोटाइडों का क्रम ATACG है, तब mRNA में न्यूक्लियोटाइड का क्रम क्या होगा। मैं देखता हूं कितने विद्यार्थी हैं जो इस क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। बहुत शानदार क्वेश्चन देके जा रहा हूं, दीजिए इसका करेक्ट आंसर आप क्या करने वाले हैं। यदि डीएनए में न्यूक्लियोटाइड का क्रम आपके सामने रखा गया ATACG, तो बताइए कि mRNA में न्यूक्लियोटाइड का क्रम क्या होगा। UAUGC होगा, UATGC होगा, या फिर TATGC होगा, या फिर देखो क्या होगा, TCTGG होगा। दो करेक्ट आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन देके जा रहा हूं। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आए हैं और बच्चों को फंसा जाते हैं। देखो बच्चों, किसकी बात कर रहा है, पहले तो आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, mRNA की बात कर रहे हैं। अब देखो हम जानते हैं कि यहाँ पर देखो पहले हम इसका सीधा सीधे बात करेंगे। देखो एडेनिन के साथ में कौन जुड़ता है, थाइमिन, और थाइमिन के साथ में कौन जुड़ता है, एडेनिन, एडेनिन के साथ में कौन जुड़ता है, थाइमिन,
और साइटोसिन के साथ में कौन जुड़ता है? ग्वानिन, और ग्वानिन के साथ में कौन जुड़ता है? साइटोसिन। ये सारे बच्चे जानते हैं, मुझे विश्वास है सारे बच्चे जानते हैं। लेकिन मेरे लाडले इसने हमारे साथ घोचा कर दिया। घोचा ये कर दिया कि इसने न्यूक्लियोटाइड का क्रम किस में पूछा है? एमआरएनए में। और हम जानते हैं एमआरएनए में थाइमिन के स्थान पर कौन होता है? यूरेसिल होता है। तो देखो यहाँ पर ए के सामने टी नहीं आएगा, ए के सामने टी नहीं आएगा। अब ए के सामने मेरे लाडले कौन आएगा? यूरेसिल आएगा। बिल्कुल, अब ए तो आ ही जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं इसमें, कोई दिक्कत है नहीं। फिर इसके बाद में वापस टी आ रहा है तो इसके बाद में वापस क्या आ जाएगा? यू आ जाएगा। साइटोसिन में कोई दिक्कत है नहीं, ग्वानिन आ जाएगा और अपने पास में क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। तो यू ए सी, देखो यू ए यू जी सी, ऐसा आपको कहीं नजर आ रहा है क्या? इस प्रकार का यहाँ पर मोबाइल स्क्रीन में दिखाई दे रहा है एक नंबर ऑप्शन में। तो मेरे लाडले यहाँ पर अपने पास में करेक्ट ऑप्शन निकल के आया, ए ऑप्शन। कर दोगे? अच्छी तरीके से रीड आउट करना है, अच्छी तरीके से बात को समझना है। यदि डीएनए में न्यूक्लियोटाइड का क्रम कोई भी दिया हुआ हो और एमआरएनए में न्यूक्लियोटाइड का क्रम पूछ ले या सीधा आरएनए में न्यूक्लियोटाइड का क्रम पूछ ले, तो मेरे लाडले थाइमिन के स्थान पर आपको किसको यूज करना होगा? यूरेसिल को यूज करना होगा। इस बात का खास ध्यान रखना है। यहाँ आप क्वेश्चन गलत कर सकते हैं, मैं आपको अच्छी तरीके से बता रहा हूँ। इस क्वेश्चन का तो 100% आपको स्क्रीनशॉट लेना बच्चा। मैं कहता हूं कि बहुत धमाकेदार क्वेश्चन आपके सामने रख के जा रहा हूं। मोबाइल स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा यू ए यू जी सी, जो क्या है? एमआरएनए में किसी डीएनए के न्यूक्लियोटाइड का अपोजिट क्रम दिखाई दे रहा है। बिल्कुल। अब देखो हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो आपके सामने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर रखा गया है। देखिए, देखना अच्छी तरीके से। 13 नंबर, आरएनए पॉलीमरेज का संबंध किससे है? वेरी इंपॉर्टेंट है। आरएनए पॉलीमरेज का संबंध किससे है? ट्रांसलेशन से, ट्रांसक्रिप्शन से, ट्रांसलोकेशन से, रेप्लिकेशन से। दीजिए करेक्ट आंसर। आरएनए पॉलीमरेज का संबंध किसके साथ में है? वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। देखो बच्चों, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो तुरंत आपको किसके पास में जाना होगा? ट्रांसक्रिप्शन के पास में जाना होगा। यानी आपको किसके पास में जाना होगा? अनुलेखन के पास में जाना होगा। अनुलेखन की प्रक्रिया में क्या होता है? डीएनए से किसका निर्माण होता है? एमआरएनए का निर्माण होता है, मैसेंजर आरएनए का निर्माण होता है, जिसमें किसको काम में लेते हैं? आरएनए पॉलीमरेज को काम में लेते हैं। तो डेफिनेटली मेरे लाडले 13 नंबर क्वेश्चन का अपने पास में बे ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देखो बात करते हैं 14 नंबर की। निम्न में से किस आरएनए की आयु न्यूनतम होती है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं कहता हूं कि क्वेश्चन का लेवल देखो, क्वेश्चन देखो एक बार मेरे लाडले। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं जो एग्जाम में आने की संभावना नहीं रखता है। मैंने बहुत सोच समझ करके बीच बीच में से एनसीईआरटी की लाइन को मेहनत करते हुए आपके सामने रखें, ताकि किसी विद्यार्थी का बहुत ही अच्छे तरीके से सिलेक्शन हो जाए, उनको अधिक से अधिक लाभ मिले। तो वो इससे बड़ी खुशी एक अध्यापक के लिए कुछ नहीं हो सकती। निम्न में से किस आरएनए की आयु न्यूनतम होती है? एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए या फिर उपरोक्त में कोई नहीं? तो मैं सीधा सीधा जाना चाहूंगा। इस क्वेश्चन में टाइम बिल्कुल नहीं लूंगा क्योंकि समझाने वाली बात है नहीं। एमआरएनए जो होता है उसकी जो आयु होती है अन्य आरएनए की तुलना में क्या होती है? न्यूनतम होती है। तो करेक्ट ऑप्शन अपने पास में 14 नंबर क्वेश्चन का ए ऑप्शन होगा। बिल्कुल। अब बात करेंगे बच्चा नेक्स्ट 15 नंबर की। डीएनए टेम्पलेट पर, डीएनए टेम्पलेट पर नए स्ट्रैंड का प्रारंभन किया जाता है। दीजिए करेक्ट आंसर। डीएनए टेम्पलेट पर नए स्ट्रैंड आरएनए का प्रारंभन किया जाता है आरएनए पॉलीमरेज के द्वारा, डीएनए पॉलीमरेज के द्वारा, आरएनए लाइगेज के द्वारा, या फिर नन ऑफ दीज, उपरोक्त में कोई नहीं। डीएनए टेम्पलेट पर नए स्ट्रैंड डीएनए का प्रारंभन किसके द्वारा किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर देने का आपको प्रयास करना है, पूरा पूरा प्रयास करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन मैं आपको देके जा रहा हूँ। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देने वाला विद्यार्थी वास्तव में बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने सोच समझ करके तैयारी की है और बारीकी में टॉपिक तक गए होंगे, ऐसा मैं विश्वास रखता हूँ। बिल्कुल 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 करेक्ट आंसर देने का पूरा पूरा प्रयास करना है। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन होने वाला है? देखो बच्चा, आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए लाइगेज दिए गए। तो देखो ये तो लाइगेज तो जोड़ने का काम करता है, तो ये तो होने का मतलब ही नहीं है। यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान देना है। यहाँ पर कोई ऑप्शन राइट नहीं है क्योंकि वहां पर काम आएगा डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। तो यहाँ पर अपने पास में द ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे 16 नंबर की। मैं देखता हूँ कितने विद्यार्थियों का जैव विकास विकास वाला चैप्टर अच्छे से कवर हुआ है। होमो हेबिलिस की दिमागी क्षमता कितनी है? नियंडरथल मानव, हेबिलिस मानव, इरेक्टस में। एक क्वेश्चन पक्का बनने वाला है एग्जाम में।
मैं कहता हूँ ये टॉपिक तो मतलब जब पेपर बनाने वाले होते हैं तो उनके सबसे पहले ये टॉपिक सामने आता है। और यहाँ पर बच्चों को क्या है कि संख्या याद नहीं रहती और यहाँ पर क्वेश्चन डाल देते हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर देने का प्रयास करना है। होमो हेबिलिस की दिमागी क्षमता 650 से 800 सीसी होती है, 1000 से 1200 सीसी, या फिर 1400 या 600 से 700 सीसी होती है। दीजिए करेक्ट आंसर। आप 60 नंबर में किस ऑप्शन के पास में जाने वाले हैं? एक और धमाका आपके सामने। देखो बच्चों, अच्छी तरीके से रट्टा मारना है। होमो हेबिलिस की दिमागी क्षमता की बात करें तो 650 से लेकर के 800 सीसी होगी। तो बिल्कुल इसके अंदर अपने पास में पहला ऑप्शन ही क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ी बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। होमो इरेक्टस की दिमागी क्षमता थी, दिमागी क्षमता क्या थी भाई? 650 से 800, 1000, 900 या फिर 600 से लेकर के 700। बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर देना। 17 नंबर में आप किसके पास में जाने वाले हैं? ये क्वेश्चन जो है उनको अच्छी तरीके से आपको रट के ही जाना होगा, इनको और कोई तरीका नहीं याद करने का। होमो इरेक्टस जो होता है इसकी दिमागी क्षमता की यदि बात करें तो होती है 900 सीसी। बिल्कुल, तो यहाँ पर अपने पास में 17 नंबर का 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अब बच्चों बात करेंगे हम अगले क्वेश्चन की, जो आप देख पा रहे हैं मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। निम्न में से कौन मांस खाते थे? बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन एक बार फिर से आपके सामने रखा गया है। इनके अंदर आपको उसको ढूंढना है जो मांस खाते थे। ऑस्ट्रेलोपिथिकस था, होमो हेबिलिस था, होमो इरेक्टस था, या फिर नन ऑफ दीज। इनमें से कोई नहीं। इन तीन में से ऐसा कौन था जो मांस का सेवन करता था? जब मानव का विकास हुआ और मनुष्य की उत्पत्ति अफ्रीका में हुई थी, एक बात और याद रख लेना, मनुष्य की उत्पत्ति अफ्रीका में हुई थी। उसके बाद में धीरे धीरे चारों ओर मनुष्य फैल गया था। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि निम्न में से मनुष्य की उत्पत्ति हुई तो उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऐसी चीज लिखी आ सकती है, तो अफ्रीका में हुई थी। तो बच्चों उनमें से जब व्यक्ति मानव बन रहा था उस समय ऑस्ट्रेलोपिथिकस, होमो हेबिलिस, होमो इरेक्टस, ये कुछ नाम अपने सामने आते हैं। इन तीन में से ऐसा कौन था जो मांस का सेवन करता था? दीजिए करेक्ट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों का नहीं पढ़ा हुआ है वो इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और अच्छी तरीके से इसका रट्टा मार के जाएंगे। जो होमो इरेक्टस था, कौन था? होमो इरेक्टस था, वो क्या काम करता था? मांस का सेवन करता था। तो बिल्कुल यहाँ पर अपने पास में 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं 19 नंबर की। निम्नलिखित में से कौन अपने शरीर की रक्षा के लिए खाल का इस्तेमाल करते थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक और धमाका आपके सामने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। इनमें से आपको वो करेक्ट आंसर ढूंढना है जो यहाँ पर होने वाला है। यानी ऐसा कौन सा मानव था जो शरीर की रक्षा के लिए खाल का सेवन करता था? ऑस्ट्रेलोपिथिकस था, नियंडरथल मानव था, होमो इरेक्टस मानव था, या फिर नन ऑफ दीज था? दीजिए करेक्ट आंसर। 19 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन कौन सा होने वाला है? बिल्कुल सभी विद्यार्थी का आंसर आना चाहिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन आप मोबाइल स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन अपने शरीर की रक्षा के लिए खाल का इस्तेमाल करता था? बच्चों ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो अच्छी तरीके से आपको ध्यान रखना है। इसका करेक्ट आंसर होगा नियंडरथल मानव। कैसा मानव होगा? नियंडरथल मानव होगा जो अपने शरीर की रक्षा के लिए वो क्या करता था? खाल का उपयोग करता था और जो मृतक थे उनको दफनाने का काम करता था। तो यहाँ पर अपने पास में 19 नंबर क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन जो है वो बिल्कुल राइट होगा। अब कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की, जो एक और शानदार क्वेश्चन आपके सामने रखा गया। निम्नलिखित में से कौन लगभग मनुष्य के समान थे? रामापिथिकस था, ड्रायोपिथिकस था, ऑस्ट्रेलोपिथिकस था, या फिर आपके सामने नन ऑफ दीज? 20 नंबर क्वेश्चन का सबसे पहले सटीक आंसर किस विद्यार्थी का आने वाला है? बिल्कुल यदि पढ़ा है आपने अच्छे तरीके से मानव जैव विकास तो आप तुरंत इसका करेक्ट आंसर देंगे। निम्नलिखित में से कौन लगभग मनुष्य के जैसा था, मनुष्य के समान था? रामापिथिकस था, ड्रायोपिथिकस था, ऑस्ट्रेलोपिथिकस था, या फिर नन ऑफ दीज था? बिल्कुल बिल्कुल। देखो बच्चों यहाँ पर आपके सामने जो करेक्ट आंसर निकल के आया है वो होगा रामापिथिकस। यानी एक नंबर ऑप्शन जो है वो बिल्कुल क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। याद रख लेना मेरे लाडले, रामापिथिकस जो होता है ना वो लगभग मनुष्य के जैसा था। और ये जो ड्रायोपिथिकस लिखा है ना, ये जो नर मानुष जो होता है उसके समान था।
आपको याद रखना किसकी बात कर रहा हूं मैं, ड्रायोफिथिकस की। तो यहाँ पर अपने पास में क्या आएगा, 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब बात करेंगे 21 नंबर की। डार्विन की फिंच एक अच्छा उदाहरण है, लगा लीजिएगा 5 स्टार, वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। इस क्वेश्चन की रेटिंग किसी भी एग्जाम में नहीं गिरती है। डार्विन की जो चिड़िया थी, फिंच जो थी, वो किसका एग्जाम्पल है, औद्योगिक मिलनीकरण का है, संयोजी कड़ी का है, अनुकूली विकिरण का है, या फिर अभिसारी जैव विकास का है। दीजिए 21 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, और बिल्कुल 2 नंबर अपने पक्का कर लीजिएगा एग्जाम की दृष्टि से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत शानदार आपके सामने रखा गया है। देखो बच्चों, डार्विन की जो फिंच थी वो किसका एग्जाम्पल माना जाता है, अनुकूली विकिरण का माना जाता है। बिल्कुल, तो यहाँ पर अपने पास में 6 ऑप्शन राइट हो जाएगा 21 नंबर ऑप्शन का, 21 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों को समझ में आएगा। इतना शानदार कंटेंट आपके सामने रखा जा रहा है, सेशन को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। प्रत्येक विद्यार्थी कम से कम 10 लोगों को शेयर करेगा जो किसी न किसी कंपटीशन की तैयारी से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, अब देखो बच्चों, बात करेंगे 22 नंबर क्वेश्चन की, जो आपके सामने रखा गया है। मनुष्य में रिंग वर्म, इंडियन जिसको किसके नाम से जानते हैं, दाद के नाम से, नामक रोग उत्पन्न होता है। जीवाणु के द्वारा होगा, कवक के द्वारा होगा, निमेटोड के द्वारा होगा, या फिर विषाणु के द्वारा होगा। इस क्वेश्चन का आप कौन सा ऑप्शन करेक्ट करने वाले हैं। मनुष्य में दाद नामक रोग उत्पन्न होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके सामने रखा गया है, दीजिए करेक्ट आंसर। यहाँ आप पूरा दम लगा दीजिएगा करेक्ट आंसर देने का। यदि आपने चैप्टर का पोस्टमार्टम करते हुए पढ़ा है, मैं कहता हूं बच्चा एनसीईआरटी का लाइन टू लाइन पढ़ना है, एक एक लाइन तक जाना है, उसकी तह तक जाना, तब जाकर के आपकी तैयारी 100% वाली होगी, और बेझिझक आप एग्जाम में बिल्कुल पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अपना स्थान प्राप्त कर सकते हैं। देखो बच्चों, बात करते हैं मनुष्य में दांत, ये किसके द्वारा होता है, ये होता है कवक के द्वारा। किसके द्वारा होता है, कवक के द्वारा, यानी यहां पर अपने पास में बे ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो किसके कारण से हो जाते हैं, कवक के कारण से। अब देखो, थोड़ा सा आपको ध्यान देना है और स्क्रीनशॉट लेने का पूरा पूरा प्रयास करना है। जैसे देखो, मैंने लिखा माइक्रोस्पोरम, एक तो आपको ये शब्द याद रखना, माइक्रोस्पोरम। इसके अलावा ट्राइकोफाइटोन, इसके अलावा क्या याद रखना, ट्राइकोफाइटोन। ठीक है, ट्राइकोफाइटोन, और एक एक लिखना आपको याद रखना है, एपिड्रमोफाइटोन। ये 3 कवक ऐसे होते हैं जिसके कारण से मनुष्य में रिंग वर्म रोग हो जाता है। तो बिल्कुल यहाँ पर अपने पास में बे ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट बात करेंगे 23 नंबर क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से किस में प्रतिस्टेमिन या स्टामिन तथा स्टेरॉइड का प्रयोग तुरंत आराम देता है, एलर्जी में, मतली या मितली में, और खांसी में, सिर दर्द में। 23 नंबर क्वेश्चन के आपके सामने 4 ऑप्शन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किसके प्रति, किसमें प्रति नहीं, किसके प्रति स्टामिन तथा स्टेरॉइड का प्रयोग किया जाए तो तुरंत आराम मिलता है। देखो बच्चों, ये जो एलर्जी है, एलर्जी के समय, और देखो एक एंटीबॉडी होती है जिसका नाम होता है आईजीई। एग्जाम में आ जाए ना कि एलर्जी या प्रत्युजा के समय कौन सी एंटीबॉडी बनती है, तो एक अतिरिक्त बात बता के जा रहा हूं, आईजीई बनती। और ये जो अपने पास में अपनी बॉडी के अंदर जो इओसिनोफिल होती है, कौन सी कोशिका होती है, इओसिनोफिल, याद है ना, डब्ल्यूबीसी के अंदर पाई जाती है इओसिनोफिल। ये इओसिनोफिल क्या काम करती है, स्टामिन का स्राव करती है, और ये क्या काम करते हैं, एलर्जी के समय हमारी रक्षा करने का काम करता है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब नेक्स्ट बात करेंगे 24 नंबर की। एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका की संक्रामक अवस्था होती है, दीजिए करेक्ट आंसर। एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका की संक्रामक अवस्था होती है, ट्रोफोजोइट अवस्था होती है, द्विकेंद्रिकीय अवस्था होती है, चतुष्केंद्रिकीय पुटी अवस्था होती है, या फिर नन ऑफ दीज, उपरोक्त में कोई नहीं। 24 में आप किस ऑप्शन के पास में जाने वाले हैं। एक और धमाका आपके सामने रखा गया, एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका की संक्रामक अवस्था होती है, ट्रोफोजोइट अवस्था होती है, द्विकेंद्रिकीय पुटी अवस्था होती है, चतुष्केंद्रिकीय पुटी अवस्था होती है, या फिर इसमें से कोई नहीं। अच्छा क्वेश्चन देके जा रहा हूं, देखो ध्यान देना, इसमें आपको जाना होगा किस ऑप्शन के पास में, आपको जाना होगा यहाँ पर से ऑप्शन के पास में, यानी चतुष्केंद्रिकीय पुटी अवस्था जो होती है उसके कारण से देखो क्या होता है, ये एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका की संक्रामक अवस्था होती है। यहाँ पर अपने पास में 24 का से ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अब बच्चों बात करेंगे 25 की। HIV घटाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो HIV वायरस जो है, HIV वायरस जो है वो किसको घटाने का काम करता है। मैं कहता हूं लगा लीजिएगा 5 स्टार, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके सामने देख के जा रहा हूं।
अच्छा क्वेश्चन देख पा रहे हैं मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। केवल टी साई कोशिकाओं को हटाने का काम करता है या घटाने का काम करता है? सभी टी कोशिकाओं को, केवल बी कोशिकाओं को, दोनों बी व टी कोशिकाओं को? कितने विद्यार्थी हैं जो इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर देने वाले हैं? एक शानदार क्वेश्चन आपके सामने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देने वाला व्यक्ति जो है वो बिल्कुल जन स्वास्थ्य एवं रोग वाला जो चैप्टर है उसका करेक्ट आंसर दे पाएगा। डिजीज वाले चैप्टर में भी है, उसमें भी है ये। देखो बच्चों, यहां पर आपको ध्यान देना है, इसका करेक्ट आंसर निकल के आएगा 1 नंबर ऑप्शन ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा? यानी HIV जो होता है केवल टी साई कोशिकाओं को घटाने का काम करता है। यहाँ पर अपने पास में ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ध्यान देना इस क्वेश्चन के ऊपर। टी हेल्पर सेल जो होती है उसको कम कर देता है, घटाने का काम करता है। अब बात करेंगे 26 की। मनुष्य में कार्डियोवेस्कुलर प्रभाव को बढ़ाने में उपयोगी ड्रग है। दीजिए करेक्ट आंसर। मनुष्य में कार्डियोवेस्कुलर प्रभाव को बढ़ाने में, अब आप समझ गए होंगे कार्डियोवेस्कुलर किसकी बात कर रहा है? हृदय से संबंधित जो नलिकाएं हैं उनकी बात कर रहा है बच्चा। कोकीन होता है, बार्बिट्यूरेट होता है, बेंजोडाइजेपिन होता है, या फिर इंसुलिन होता है। 26 में आप किस ऑप्शन के पास में जाने वाले हैं? अच्छा क्वेश्चन एक बार फिर से आपके सामने रखा गया। दीजिए करेक्ट आंसर। मनुष्य में कार्डियोवेस्कुलर प्रभाव को बढ़ाने में उपयोगी ड्रग कौन सी है? इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए तो बेझिझक आपको ए ऑप्शन के पास में जाना है, यानी कौन हो जाएगा? कोकीन हो जाएगा। बिल्कुल, जो क्या काम करता है? मानव में कार्डियोवेस्कुलर प्रभाव को बढ़ाने का काम करता है। अब बच्चों बात करेंगे 27 नंबर क्वेश्चन की। मुंह की लार, लो जी 5 स्टार वाला क्वेश्चन है। यहां से क्वेश्चन 100% आएगा। ये आपके सामने जो प्रतिरक्षी जो है इसमें से ये क्वेश्चन बनाया गया है। मनुष्य की लार, आंखों से निकले आंसू सहज प्रतिरक्षा के अंतर्गत किस रोधी प्रारूप के वर्ग में आते हैं? कार्यकी में आएंगे, भौतिकी में आएंगे, साइटोकाइनिन में आएंगे, या फिर कोशिकीय रोधी के अंदर आते हैं? दीजिए 27 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। एक और शानदार क्वेश्चन आपके सामने जो एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। बहुत शानदार क्वेश्चन देख पा रहे हैं बच्चा। इसमें क्या दे रखा है, यानी क्या दिया इसने? मुंह की लार के बारे में बता रहे हैं, आंखों से निकले आंसू के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पर अमाशय में अमल भी पूछा जा सकता है बच्चा। दीजिए करेक्ट आंसर। बहुत शानदार क्वेश्चन आपके सामने रखा गया है। कार्य की अवरोध होगा, या फिर इसके बाद में भौतिक रोधी होगा, या साइटोकाइनिन होगा, कौन सा होगा? बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर आना से सभी का। देखो बच्चों, अच्छी तरीके से इसको ध्यान देना है। शानदार क्वेश्चन आपके सामने रखा गया, यानी फिजियोलॉजिकल बैरियर आएंगे। कैसे आएंगे? फिजियोलॉजिकल बैरियर। और फिजियोलॉजिकल का मतलब आप सारे बच्चे जानते हैं कार्यकी से संबंधित है। यहाँ पर अपने पास में ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, यानी इसका करेक्ट आंसर होगा कार्यकी रोध। बिल्कुल, तो यहाँ पर आपको ध्यान दे लेना अच्छी तरीके से। किस ऑप्शन के पास में जाएंगे आप? ए ऑप्शन के पास में जाएंगे। अब देखो आगे बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की 28 नंबर की, जो आपके सामने रखा गया है मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। LSD है। देखो LSD क्या है? L.S.D क्या है? विभ्रामक है, सेडेटिव है, या फिर उत्तेजनात्मक है, या फिर ट्रांसक्वेलाइजर है? इसका करेक्ट आंसर देने का पूरा पूरा प्रयास करना है। LSD क्या है? क्या NCERT में आया था LSD नाम? क्या आपने सुना था? जी सर, किसके बारे में? तो देखो बच्चों ध्यान देना है, आपने पढ़ा होगा। एल का मतलब यहाँ पर हो जाएगा लाइसर्जिक। लाइसर्जिक, इसकी फुल फॉर्म लिख देता हूं ताकि आपके कोई दिक्कत नहीं हो। लाइसर्जिक एसिड डाईएथिल एमाइड। डाईएथिल एमाइड किसका नाम होता है? LSD का नाम होता है। बिल्कुल याद कर लोगे यहां से, अच्छी तरीके से रट्टा मार के जाना एग्जाम में। LSD का नाम है लाइसर्जिक एसिड डाईएथिल एमाइड, जो एक प्रकार का विभ्रामक है। एक प्रकार का ये क्या है? विभ्रामक। यहाँ पर अपने पास में मेरे लाडले ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब बात करते हैं 29 नंबर क्वेश्चन की, जो आपके सामने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर एक और धमाका करता हुआ नजर आ रहा है। मानव शरीर में कोशिका मध्यित प्रतिरक्षा, बिल्कुल पढ़ाया होगा आपने। यानी किसकी बात कर रहा है? कोशिका मध्यित प्रतिरक्षा किसके द्वारा कार्यान्वित होती है? टी लिम्फोसाइट के द्वारा, बी लिम्फोसाइट के द्वारा, थ्रोम्बोसाइट के द्वारा, या फिर रक्ताणु यानी RBC के द्वारा?
29 नंबर का बिल्कुल करेक्ट आंसर देना है। एक और अच्छा क्वेश्चन आपके सामने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर रखा गया, सभी विद्यार्थियों का करेक्ट आंसर आना चाहिए। इस क्वेश्चन का पक्का पक्का आंसर आना चाहिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन देख पा रहे हैं आप मोबाइल स्क्रीन के ऊपर, मानव शरीर में कोशिका मध्यित प्रतिरक्षा। कितना अच्छा क्वेश्चन देख करके जा रहा हूं। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। सबका बिल्कुल करेक्ट आंसर आना चाहिए। यहां पर आप किस ऑप्शन के पास में जाने वाले हैं? सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी जो होती है। देखो बच्चों, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको तुरंत किसके पास में जाना होगा? ए ऑप्शन के पास में जाना होगा। यानी यहां पर आप जाओगे टी लिम्फोसाइट के द्वारा। बिल्कुल, यहां पर 29 नंबर में अपना ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब बात करते हैं 30 नंबर क्वेश्चन की। यकृत जिगर की बात कर रहा है बच्चा। और जिगर का सिरोसिस रोग किसके लगातार सेवन से होता है? अफीम के, एल्कोहल के, तंबाकू के, कोकीन के। मैं देखता हूं इस क्वेश्चन का कितने विद्यार्थी हैं जो बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर निकालने वाले हैं। शानदार क्वेश्चन आपके सामने रखा जरा बच्चा, इसका करेक्ट आंसर तो आना ही चाहिए। यकृत जिगर का सिरोसिस रोग किसके लगातार सेवन से होता है? लगातार कोई व्यक्ति अफीम का सेवन करे, एल्कोहल का करे, या फिर तंबाकू चबाने वाला काम करे, या फिर कोकीन। यहाँ पर किस ऑप्शन के पास में आप जाने वाले हैं? दीजिए करेक्ट आंसर। एक शानदार क्वेश्चन आपके सामने रखा गया बच्चों। ऐसा क्वेश्चन आते ही आपको जाना होगा किसके पास में? एल्कोहल के पास में, यानी C2H5OH के पास में जाना होगा, एथेनॉल के पास में जाना होगा। इसका लगातार सेवन करेंगे तो किसका सिरोसिस हो जाता है? यकृत या जिगर का सिरोसिस हो जाता है। बिल्कुल अपने पास में 30 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन, बे ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अब बात करेंगे 31 की, जो आपके सामने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। हेरोइन नामक ड्रग कैसे संश्लेषित की जाती है? बताइए, करेक्ट आंसर दीजिए। किस प्रकार से हेरोइन नामक ड्रग बनाई जाती है? मोर्फिन के नाइट्रीकरण से, मोर्फिन के मिथाइलीकरण से, मोर्फिन के एसिटिलीकरण से, या फिर मोर्फिन के ग्लाइकोसीकरण से। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। ए, बे, से, दे ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। पहले अच्छी तरीके से क्वेश्चन को रीड आउट करो और उसके बाद में करेक्ट ऑप्शन के पास में जाओ। हेरोइन नामक ड्रग कैसे संश्लेषित की जाती है? मैं देखना चाहूंगा कितने विद्यार्थी हैं जो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर निकाल पाएंगे। एक और शानदार क्वेश्चन आपके सामने रखा गया है जो एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। इस प्रकार के क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। आप पीवाईक्यू देख लीजिएगा, पिछले के पेपर के क्वेश्चन देखना, मैसेज करना, आपको मिलेंगे ये क्वेश्चन उन पेपर के अंदर जो पहले पेपर आ चुके हैं। देखो बच्चों, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको सही ऑप्शन के पास में जाना है। यानी मोर्फिन का एसिटिलीकरण कर देंगे। क्या करेंगे? एसिटिलाइकरण करेंगे ना, तब किसका निर्माण हो जाएगा? हेरोइन का निर्माण। यहाँ पर अपने पास में से ऑप्शन बिल्कुल राइट 31 का। ठीक है, आगे बढ़े। अब आपके सामने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है 32। निम्नलिखित में कौन सा स्व प्रतिरक्षा रोग है? पहले तो इस क्वेश्चन को आप बॉक्स में बंद कीजिएगा, इस वर्ड को बॉक्स में बंद कीजिएगा और ध्यान से पढ़िएगा। स्व प्रतिरक्षा रोग कौन सा है? हाशीमोटो रोग। पहले ध्यान होगा, हाशीमोटो रोग किसे कहते हैं? इस हाशीमोटो रोग को थायराइड ग्रंथि का आत्महत्या के नाम से भी जानते हैं। हाशीमोटो किसके नाम से जानते हैं? थायराइड की आत्महत्या। बच्चों देखो कैसे जानते हैं थायराइड की आत्महत्या का क्या मतलब है। ये क्या होता है, जब गलगंड घिंगा गोइटर रोग होता है तो इसके उपचार में कोई व्यक्ति औषधि लेता है, तो उस औषधि को ये जो थायराइड ग्रंथि की जो सेल्स होती हैं वो एंटीजन के रूप में पहचान कर लेती हैं और एंटीबॉडी बनाती हुई उनको नष्ट करने के साथ साथ में खुद की कोशिकाओं को नष्ट कर देती हैं। इस प्रकार की डिजीज को हाशीमोटो रोग के नाम से जानते हैं। तो क्या कह रहा है कि इसमें से स्वप्रतिरक्षा रोग कौन सा है? तो हाशीमोटो के बारे में बात कर रहा है। अगला आमवाती संधि शोथ, जिसको रोमेटाइड ऑर्थोइटिस कहते हैं, जीर्ण यकृत शोथ, जीर्ण रक्ताल्पता, ये सभी। तो बच्चों ध्यान से अच्छी तरीके से 4-5 जो शब्द आपके सामने रखे गए हैं, हाशीमोटो, आमवाती संधि शोथ जिसको रोमेटाइड ऑर्थोइटिस कहते हैं, जीर्ण यकृत शोथ और जीर्ण रक्ताल्पता, ये सारे के सारे किसके अंदर आते हैं? ये सारे के सारे स्व प्रतिरक्षा रोग के अंदर आते हैं। डेफिनेटली यहाँ पर अपने पास में द ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो इस 32 का तो 100% ही आपको स्क्रीनशॉट लेना है और एग्जाम से पहले एक बार जरूर पढ़ के जाना है। ठीक है ना? अच्छा क्वेश्चन आपके सामने है, चलो आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्र जीवी अवायवीय नाइट्रोजन स्त्रीकारी जीवाणु है। यदि आपने माइक्रोब्स
इन ह्यूमन वेलफेयर वाला टॉपिक पढ़ा है, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। तो दीजिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर स्वतंत्र जीवी। देखो बच्चा, क्वेश्चन को पढ़ लेना अच्छी तरीके से। अवायवीय नाइट्रोजन स्त्रीकारी की बात कर रहा है। राइजोबियम होगा, स्ट्रेप्टोकोकस होगा, एजोटोबैक्टर होगा, क्लोस्ट्रीडियम होगा। चार ऑप्शन आपके सामने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर है। दीजिए 33 का करेक्ट आंसर यहाँ पर किस ऑप्शन के पास में आप जाने वाले हैं। मेरे लाडले बहुत अच्छा क्वेश्चन देख के जा रहा हूँ। स्वतंत्र जीवी अवायवीय नाइट्रोजन स्त्रीकारी जीवाणु है, कौन सा होने वाला है यहाँ पर। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन आपके सामने रखा गया है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है। स्वतंत्र जीवी अवायवीय नाइट्रोजन स्त्रीकारी की बात कर रहा है। कितने विद्यार्थी का टॉपिक अच्छे से पढ़ा हुआ है अभी पता चल जाएगा। देखो बच्चों, बात करेंगे यहाँ पर अपने पास में, तो आपको जाना होगा क्लोस्ट्रीडियम के पास में, और इसका करेक्ट आंसर जो निकल करके आएगा वो अपने पास में द ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा? द ऑप्शन। यानी वो क्या होता है, अवायवीय की बात कर ली ना इसने, इसलिए यहाँ पर क्लोस्ट्रीडियम के पास में हम जाएंगे। डेफिनेटली आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं 34 नंबर क्वेश्चन की। सिट्रिक अम्ल का उत्पादन होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा। ये लो जी की 5 स्टार लगा लो इसके भी। एक और शानदार क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जा सकता है, सिट्रिक अम्ल का उत्पादन होता है राइजोपस से होगा, म्यूकर से होगा, एस्परजिलस से होगा, सेक्रोमाइसिस सेरेविसी से होगा। दीजिए करेक्ट आंसर, किस ऑप्शन के पास में आप जाने वाले हैं। इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन कौन सा होने वाला है? सिट्रिक अम्ल का उत्पादन किससे करते हैं? बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, सभी का आंसर आना चाहिए यहाँ पर। सिट्रिक अम्ल का उत्पादन होता है राइजोपस से, म्यूकर से, एस्परजिलस से, या फिर सेक्रोमाइसिस सेरेविसी से। 34 का दीजिए करेक्ट आंसर। देखो बच्चों, घोट के जाना है, रट के जाना है अच्छी तरीके से। एस्परजिलस नाइगर इसका पूरा नाम होगा। मैं लिख देता हूँ, एस्परजिलस नाइगर या नाइजर जिसको पढ़ते हैं, उसके द्वारा सिट्रिक अम्ल का उत्पादन होता है। तो 34 के अंदर अपने पास में जो करेक्ट आंसर निकल के आया वो अपने पास में आया से ऑप्शन। नहीं भूलोगे तो बिल्कुल ही नहीं भूलना है, एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने रखा गया है। अब इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और आपके सामने 35 नंबर क्वेश्चन रखते हैं। लघुगणक समष्टि वृद्धि, लॉजिस्टिक जनसंख्या वृद्धि की बात करना चाहूंगा मैं, को किस समीकरण से अभिव्यक्त किया जाता है। चार समीकरण के आपके पास में है, चारों समीकरण को अच्छी तरीके से रीड आउट करना है। यहाँ पर एन, टी और आर आपको कई बार गलत करवाने का प्रयास करें, हमें गलत तो करना ही नहीं है। एक अच्छा क्वेश्चन आपके सामने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर रखा जा रहा है, इस क्वेश्चन का आंसर ऑल स्टूडेंट देने वाले। यदि आपने इसको अच्छी तरीके से पढ़ लिया तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आना चाहिए इसका। किस ऑप्शन के पास में यहाँ पर जाने वाले हैं? डी एन अपॉन में डी टी बराबर का आर एन, डी एन अपॉन में डी टी बराबर आर एन, एन माइनस का के अपॉन में एन, डी टी अपॉन में डी एन बराबर एन आर, या फिर डी एन अपॉन में डी टी बराबर का आर एन के एन माइनस का एन अपॉन में के। देखो मैं अच्छी तरीके से साइड में लिख देता हूँ, अच्छी तरीके से ही आपको याद करके जाना है। इसका जो करेक्ट आंसर अपने पास में निकल करके आएगा डी एन अपॉन में डी टी हो जाएगा, और बराबर में मैं क्या लिखना चाहता हूँ वो देखना आपको, आर एन, और यहाँ पर आपको ध्यान देना है के माइनस का एन, और बट्टा में अपने पास में आएगा के। ये ऑप्शन आपको कहाँ नजर आ रहा है वो इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। बिल्कुल, तो आप यहाँ पर बॉक्स कर लीजिएगा, आपको जाना है द ऑप्शन के पास में, और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द ऑप्शन। नहीं भूलोगे, इस समीकरण को याद कर लेना, डी एन अपॉन में डी टी बराबर का आर एन के माइनस का एन अपॉन में के। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? लघु गणक समष्टि वर्धी लॉजिस्टिक जनसंख्या ग्रोथ को रिप्रेजेंट करने का काम करता है। अब मेरे लाडले हम बात करेंगे 36 नंबर क्वेश्चन की, जो आप देख पा रहे हैं मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। एक और शानदार धमाका देखिएगा, चार घातांकी चर घातांकी है भाई, ठीक है। जनसंख्या वृद्धि का सूत्र कौन सा है? आर एन अपॉन में डी टी बराबर डी एन बराबर का डी टी, डी एन अपॉन में डी टी बराबर का आर एन है, और यहाँ पर लिखा हुआ है जस्ट आगे डी टी अपॉन में डी एन बराबर का आर एन है, और डी एन अपॉन में आर एन बराबर का डी टी है। ये दोनों क्वेश्चन को तो आप इस चैप्टर में सबसे महत्वपूर्ण मानते हुए जाएंगे। और आपको ध्यान है तो ये कौन से टॉपिक से? जीव समष्टि वाले से।
मैं आपको ये और बता देता हूँ, यहाँ तक बता रहा हूँ, अच्छी तरीके से मैं कवर करवा के जा रहा हूँ। देखो बच्चों, इसमें आपको लिखना है डी एन अपॉन में डी टी और बराबर का आर एन, ठीक है ना। तो ऐसा आपको किस ऑप्शन के अंदर नजर आ रहा है? तो ऐसा तो मुझे तो नजर आ रहा है बे ऑप्शन के अंदर। तो डेफिनेटली यहाँ पर अपने पास में जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो अपने पास में हो जाएगा बे ऑप्शन। चरघातांकी जनसंख्या वृद्धि का सूत्र कौन सा होगा? तो डी एन अपॉन में डी टी बराबर का क्या हो जाएगा अपने पास में? आर एन। चलो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो आप देख पा रहे हैं मोबाइल स्क्रीन के ऊपर 37। निम्नलिखित में से किस पारस्परिक क्रिया में दो सभी प्रतिकूल रूप से प्रभावित होते हैं? सभी रूप से, देखो कौन दो की बात कर रहा है बच्चा, दो सभी प्रतिकूल, प्रतिकूल का मतलब क्या हो गया भाई? ऑपोजिट जो कंडीशन होती है उनकी बात कर रहा है, प्रभावित होते हैं। परभक्षण में होगा ऐसा, परजीविता में होगा ऐसा, सहोपकारिता में होगा ऐसा, या फिर कंपटीशन में होगा ऐसा, स्पर्धा में होगा। 37 में आप किस ऑप्शन के पास में जाने वाले? यहां आपको करेक्ट आंसर देना है निम्नलिखित में से किस पारस्परिक क्रिया में दो सभी प्रतिकूल रूप से प्रभावित होते हैं? मैं किस ऑप्शन के पास में जाऊं? परभक्षण के पास में जाऊं, परजीविता के पास में जाऊं, सहोपकारिता के पास में जाऊं, या फिर स्पर्धा के पास में जाऊं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो बच्चों, हम इस बात को समझते हैं कि परजीविता और परभक्षण में क्या होता है, एक को तो होगा लाभ, एक को तो क्या होगा? लाभ, और दूसरे को क्या होती है? हानि। अच्छी तरीके से आपको इसको रट्टा मार लेना है। एक क्वेश्चन पक्का आएगा कि एक को लाभ दूसरे को हानि, दोनों को लाभ, एक को लाभ दूसरे को न लाभ न हानि, ऐसा कुछ होगा। एक आपके सामने है सहोपकारिता। सहोपकारिता का मतलब इसमें क्या होगा? दोनों को ही लाभ होगा। क्या होगा? दोनों को ही लाभ। लेकिन आपके सामने एक शब्द लिखा हुआ है स्पर्धा, कंपटीशन। कंपटीशन के अंदर क्या होता है, यानी दोनों जातियां प्रभावित होती हैं। या तो देखो, वो देखो प्रभावित कैसे होती हैं, जो शक्तिशाली होगी वो क्या कर देती है, जो हानिकारक होती है उसको नुकसान पहुंचाती है, लेकिन जो हल्की होती है उसको हानि पहुंचाती है, नुकसान पहुंचाती है, लेकिन वो भी थोड़ा बहुत उसको नुकसान कर देती है। तो यहाँ पर अपने पास में क्या लिखा था क्वेश्चन के अंदर कि दो सभी प्रतिकूल रूप से प्रभावित होती है, तो वो उसका करेक्ट आंसर अपने पास में निकल कर के आएगा क्या? द ऑप्शन। बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर द ऑप्शन होगा। अच्छी तरीके से रट्टा मार लेना। यानी इस प्रकार की कंडीशन के अंदर, इस प्रकार की कंडीशन के अंदर क्या होगा, यानी क्या होता है कि दोनों प्रतिकूल रूप से प्रभावित होती, दोनों को हानियां होती है। ठीक है, अब मैं बात करूंगा 38 नंबर क्वेश्चन की जो आप देख पा रहे हैं मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। एक ही पर्यावरण में रह रही विभिन्न स्पीसीजों की व्यष्टियों का पारस्परिक संबंध और क्रियात्मक क्रिया करना है। वेरी इंपॉर्टेंट है, इस लाइन के ऊपर थोड़ा फोकस कर लेना। एनसीईआरटी की बीच की लाइन को ऐसा का ऐसा उठा करके आपके सामने रख दिया गया। एक ही पर्यावरण में हो रही विभिन्न स्पीसीजों की व्यष्टियों का पारस्परिक जो संबंध और क्रियात्मक क्रिया है, जीवीय समुदाय कहलाती है, समष्टि कहलाती है, पारितंत्र कहलाती है, पारिस्थितिक निकेत कहलाती है। मैं किस ऑप्शन के पास में यहाँ जाऊं कि करेक्ट आंसर निकाल पाऊं? बिल्कुल जीवीय समुदाय की बात करें, समष्टि की बात करें, पारितंत्र की बात करें, पारिस्थितिक निकेत की बात करें, यानी एक ही पर्यावरण में रह रही विभिन्न स्पीसीज की व्यष्टियों का पारस्परिक संबंध। बच्चों ऐसा क्वेश्चन आते ही लोक कर देना, इसको रट्टा मार लेना। इसका करेक्ट आंसर अपने पास में ए ऑप्शन होगा। जीवीय समुदाय जो है उसका करेक्ट आंसर होने वाला है। बिल्कुल समझ में आया। अब मेरे लाडले बात करेंगे हम 39 नंबर की जो आप देख पा रहे हैं मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। जैव मात्रा के उत्पादन की दर को किसके नाम से जानते हैं? जैव मात्रा के उत्पादन की दर की बात करेंगे, ठीक है ना। उसको उत्पादकता कहते हैं, उसको पोष चक्र कहेंगे, उसको ऊर्जा प्रवाह कहेंगे, या फिर उसको अपघटन कहेंगे। दीजिए करेक्ट आंसर। जैव मात्रा में उत्पादन की दर को किसके नाम से जानते हैं? ट्रॉफिक, देखो प्रोडक्टिविटी के नाम से जानते हैं, उसको ट्रॉफिकल लेवल के नाम से या ट्रॉफिक साइकिल के नाम से जानते हैं, ऊर्जा प्रवाह के नाम से जानते हैं, अपघटन के नाम से जानते हैं। यहाँ आप किस ऑप्शन के पास में जाएंगे ताकि इसका करेक्ट आंसर आप निकाल पाए? बहुत शानदार क्वेश्चन लेके जा रहा हूँ। जैव मात्रा के उत्पादन की दर को किसके नाम से जानते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट है।
देखो बच्चा, ऐसा क्वेश्चन आते ही आपको जाना है 39 के अंदर 1 नंबर ऑप्शन के पास में, ए ऑप्शन के पास में, यानी जिसको किसके नाम से जानते हैं, उत्पादकता के नाम से, यानी प्रोडक्टिविटी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, प्रोडक्टिविटी के नाम से जानते हैं। अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, शानदार क्वेश्चन आपके सामने रखा गया, ठीक है ना। तो 39 में अपने पास में क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है, हो जाएगा। अब बात करते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की, जो आपके सामने रखा गया है। एक विशिष्ट समय पर प्रत्येक पोषण स्तर का जीवित पदार्थ की कुछ खास मात्रा होती है, जिसे कहा जाता है खड़ी फसल कहते हैं, आहार जाल कहते हैं, जैव मात्रा कहते हैं, पूर्ति जीवी कहते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन में हम किसके पास में जाएं कि अपना करेक्ट आंसर निकल के आए। एक विशिष्ट समय पर प्रत्येक पोषण स्तर का जीवित पदार्थ की कुछ खास मात्रा होती है, जिसे किसके नाम से जानते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आए हैं, तो अच्छी तरीके से इसको घोट करके रट्टा मार करके आपको जाना है। अच्छा क्वेश्चन आपके सामने रखा गया, बिल्कुल 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 बिल्कुल। देखो बच्चों, बात को समझते हैं और अच्छी तरीके से इसको लिखने का प्रयास करते हैं और समझते हैं। देखो क्या कहना चाहता है, एक विशिष्ट समय में बात कर रहा है ना, और प्रत्येक पोषण स्तर का जीवित पदार्थ की कुछ खास मात्रा रह जाती है, जिसको हम किसके नाम से जानते हैं, खड़ी फसल के नाम से जानते हैं। या इसकी जगह आपको एक और नाम लिखा आ सकता है, और वो नाम होगा स्थित शस्य, ठीक है ना। ये मत भूल जाना। ये भी आ सकता कि सर ये तो आपने बताया नहीं था, तो आपको एनसीईआरटी में लिखा हुआ मिल जाएगा, कहीं ना कहीं पढ़ लेना। मैंने पढ़ा था एनसीईआरटी में लिखा हुआ था खड़ी फसल, या इसको स्थित सस्य के नाम से जानते। अब देखो, स्थित सस्य जो होता है ना, उसकी जीवित जैविकों की मात्रा जो होती है, उसको जीव मात्रा के रूप में व्यक्त करते हैं। एक बार दोबारा सुन लो मेरी बात। इस बात को तो किसके नाम से जानते हैं, खड़ी फसल के नाम से, या फिर स्थित सस्य के नाम से जानते हैं। और ये जो स्थित सस्य है, इसको जीवित जैविकों की मात्रा, या फिर इसको किसके नाम से जानते हैं, जैव मात्रा के नाम से जानते के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो यहाँ पर तो अपने पास में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होने वाला है। तो देखो, आज की इस बेहतरीन ऑनलाइन क्लास में आपको मिले हैं टॉप 40 एमसीक्यूज, जो कुछ चैप्टर एनसीईआरटी के मैंने टारगेट किए, जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण बनते हैं बच्चा। और उन क्वेश्चनों को ध्यान में रखते हुए आज की इस बेहतरीन ऑनलाइन क्लास में आपको अलग अलग चैप्टर की एनसीईआरटी की जो लाइनें थी, उनका पोस्टमार्टम करते हुए आपके सामने एनसीईआरटी का सार संग्रह रखा गया। आरयूएचएस बीएससी नर्सिंग हो, एमपी बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम हो, किसी भी स्टेट से कोई विद्यार्थी यदि बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो वो राज एजुकेटर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का विजिट करके बायोलॉजी से से संबंधित बहुत जानकारियां प्राप्त कर सकता है। मैंने पूरी के पूरी जो एनसीईआरटी है, उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में, फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में, वन लाइनर के रूप में बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर डाले हैं। तो कोई भी विद्यार्थी जो है वो इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करके अपनी तैयारी को बहुत अधिक बेहतरीन कर सकता है, अपनी जो प्रिपरेशन है उसको बहुत अच्छा कर सकता है। यदि वो लगातार स्टेबल होकर के तैयारी करेगा, लगातार समय पर जुड़ेगा और प्रश्नों के आंसर खुद देने का जितना प्रयास करेगा, उसकी प्रिपरेशन उतनी अच्छी हो जाएगी। अब बच्चों, 2-4 दिन जो भी आपके पास में बचे हैं, हम जानते हैं 11 तारीख को आरयूएचएस का एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है। तो उसके लिए आपके पास में जितना समय है अब जो बचा है, उसमें अपना पूरा सा पूरा यानी 100% देने का प्रयास करें। आपके पास में ऑब्जेक्टिव, वन लाइनर, एनसीईआरटी की लाइनें, या फिर कहीं ऑनलाइन क्वेश्चन के अंदर भी यदि कहीं पर राज एजुकेटर के अलावा कहीं भी आपको मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑनलाइन में मिलते हैं, तो उनको भी आपको हल करके अच्छी तरीके से प्रिपरेशन के साथ में जाना है। बिल्कुल 34 क्वेश्चन अपने आने वाले हैं बायो के, माइनस मार्किंग है नहीं। इसका मतलब हमारा एक मनोबल अच्छी तरीके से बढ़ेगा, और हम कॉन्फिडेंस के साथ में पेपर को आराम से इजीली हम क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे। तो बिल्कुल इसी उम्मीद के साथ में और शानदार कंटेंट के साथ में हम फिर मिलेंगे 11 तारीख से पहले पहले। मैं बहुत सारा डाटा आपके सामने रखूंगा, ताकि बायोलॉजी से कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए।
फिजिक्स में एक आध क्वेश्चन जो गलत होता है उसके रेशियो को मेंटेन करने के लिए बायोलॉजी का थोड़ा सा पोर्शन जो है वो हम अच्छे से कवर कर लेंगे। अच्छे से कवर करेंगे तो अपना जो क्वेश्चन गलत कहीं होता है तो उसकी भरपाई अपना बायोलॉजी सब्जेक्ट करेगा। बहुत शानदार डाटा आपके सामने रखे गए हैं, तो बिल्कुल सेशन को अधिक से अधिक शेयर करना है बच्चों, भूलना नहीं है इस बात को। जितना हो सके उतना प्रयास करना है कि अधिक से अधिक आप शेयर करें। यदि आपने खुद ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप बिल्कुल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें। आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप बेहतरीन तैयारी करके हुए कंपटीशन में अपना पार्टिसिपेट करें, हिस्सा लें। बिल्कुल लगे रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए। जो डाउट है वो कमेंट में लगाइए, तुरंत आपको आंसर उसी समय मिलेगा। बिल्कुल नो डाउट के साथ में आपको पढ़ना है। थैंक्स, मिलते हैं फिर एक बार फिर से धमाकेदार क्लास में।